वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शफकत अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की नैब में पेश हुई अरबों रुपए के इल्ज़ामात उन पर, और 3 दर्जन से ज़्यादा सवालात उनसे किए गए, लेकिन 2 या 3 सवालों के अलावा वो किसी का जवाब नहीं दे सके, और जो जवाब भी दिए वो भैंसों, कट्टों और चूज़ों के बिजनेस का हवाला देते रहे। तो सर, ये जो करीबन 17 अरब रुपए के उन पर इल्जामात हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके खिलाफ हैं, तो ये तमाम तर जो केस, ये आपको किस जानिब जाता हुआ नजर आता है? बहुत शुक्रिया। मैं इल्ज़ामों से आगे बात लेकर जाऊंगा। मैंने गुज़श्ता 10 साल से मौजूदा हुकूमत, जो इनकी गवर्नमेंट रही है, बड़ी क्लोजली चीज़ों को देखता रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह से उससे पहले भी सारे मामलात को देखा है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं। इनका तरीकाकार ये है कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे अभी मेट्रो ऑरेंज है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं और किकबैक्स गालिबन पाकिस्तान में नहीं लेते। पैसा जाता है चाइना में, ऑफशोर कंपनीज में या चाइना के अंदर। वहां इन्होंने पार्टनर सेट किए हुए हैं और वो पैसा फिर टीटीओ के जरिए आता है। अगर बात को समझिएगा, वो टीटीओ के जरिए आता है और फिर वो कैश होता है। शो करते हैं कि ये हमारा फॉरेन करेंसी रेगुलेशन है, बाहर से किसी ने भेजा है। और जब हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ते हैं, मुलाजमों की डिटेल देखते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप देखें, वो राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा मुलाजमों के नाम पर अगर अकाउंट खोलाए हैं तो क्या बड़ी बात है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को कि करप्शन का जो तरीक़ाकार है और लूट मार का बड़ा सेफ पैसेज जुड़ा हुआ है इन्होंने। इनके असल में जो पुराने अकाउंटेंट हैं, जो वकील भी थे इनके, या सारा टैक्स का काम है, तो फौत हो गए। अपना प्राइस बॉन्डों से पैसा आना, फाइल से पैसा आना, और ये वाइड करने का तरीकाकार यहाँ से शुरू नहीं होता। ये हुदैबिया में भी देखें, हर एक में मोडस ऑपरेंडी उनका यही है। वो साहब फौत हो गए हैं। अब इनके पास डाटा इनसे कंपाइल नहीं हो रहा। पैसे देखे ना, बुनियादी तौर पर जमा कोई करवा रहा है, निकलवा कोई रहा है। पैसा बाहर कैसे गया, जब पूछा जाता है शहबाज शरीफ से, वो कहता मुझे नहीं पता किसने किया है। बीवियों का पूछा जाता है, बच्चों का पूछा जाता है। और इस खानदान का आप देखें, अपना हसन हुसैन भगौड़े हैं, बाहर है। अगर हम देखें रईस आगदार को, वो भी भगौड़े हैं, बाहर है। फिर देखें हम सलमान शहबाज, अली इमरान, सलमान शहबाज, वो भी भगौड़े हैं और इस मुल्क से बाहर हैं। अब ये समझने की बात है कि ये सारा जितना खानदान है, इन्होंने तरीका यही रखा है कि अपने हाथ नहीं आने देना। अगर हाथ आ गए, और यही बात अगर देखें कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी होती तो ये बहुत मुश्किल था उनके लिए। ये भैंसों कट्टू बड़ा मुश्किल था निकलने के हवाले से, और वो सियासी गेम बनाते हैं। जरा समझना है कि नैब में 90 दिन का रिमांड है, और रिमांड से मतलब क्या है कि गिरफ्तार करके। यहाँ जो कहा जाता है कि जी गिरफ्तार क्यों करते हैं भाई, 90 दिन का रिमांड लिखा हुआ नैब के कानून के अंदर। तो यहाँ उनके पास कोई एविडेंस या कोई शहादत या ट्रेल मौजूद नहीं है। वो सियासत ही करना चाहते हैं। डर उन्हें, खौफ इतना है कि वो किसी तरह से गलती कर ली उन्होंने कि वो शेरवानी सलवा के पाकिस्तान में आ गए थे कि शायद वजारत उज़्मा मिलनी है। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान ने जो ट्रीटीज हैं, जो एग्रीमेंट है, वो बाकायदा ऑलमोस्ट यूके की गवर्नमेंट के साथ हो गए हैं, कैदियों की हवालगी के हवाले से, यूएन कन्वेंशन और करप्शन के हवाले से। तो पेशानियां बहुत ज्यादा है। ये ओपन एंड शट की बड़ा वाज़े तौर पर इट इज वेल रिटन ऑन वॉल केस में करप्शन और करप्ट। जवाब नहीं है ना उनके पास। आज गालिबन 4 सवालों का जवाब दिया, जितने भी कोई 40 से या 30 सवाल थे। अच्छा सर, देखें, ये सारी टेक्निकल चीज़ें, हम जर्नलिस्ट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, हम ये समझ सकते हैं। आम आवाम ये समझती है कि मुकदमात और इल्ज़ामात तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन नैब की तफ्तीश, ज़मानतें, गिरफ्तारियाँ,
सजाएं सजाएं मुअत्तल होना, फिर जमानतें, सिलसिला चलता रहता है, कोई रिकवरी नहीं होती, कोई बड़ी एग्जाम्पल कोई सेट नहीं हुई किसी बड़े मगरमच्छ को पकड़ने की और कोई अरबों रुपए की रिकवरी की। तो सर अवाम में इस हवाले से बड़ी मायूसी है। तो इस हवाले से आप किसको रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर करेंगे, नैब, हमारा कानूनी निज़ाम, या ये बड़े बड़े माफिया? अच्छा, बड़ा अच्छा किया, आम आदमी के लिए बताता चलूं। हम्म पहले तो जरा समझिएगा, ये जो कहना है कि करप्शन में कोई सजाएं नहीं हुई, हम्म नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालिफिकेशन हुई मिस डेक्लेरेशन बिल्कुल। के ऊपर। हम्म अकामा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया। फिर उन्हें सजाएं हुई हैं हम्म हेवन फील्ड में और अल हम्म अजीजिया में। अल अजीजिया में। बड़ा वाज़ेह तौर पर एक की सजा सस्पेंड कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और दूसरे में वो मेडिकल का बहाना बनाकर 8 हफ्तों की इजाजत लेकर भाग गए इस मुल्क से। इलाज हम्म नहीं कराया उन्होंने, छोड़े। हम्म लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों की इजाजत दे दी कि आप बाहर चले जाएं। तो पहले तो ये समझिएगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि बाकी शबाशी वगैरह वो फर्दे जुर्म ही नहीं आयन हो देते। राणा हम्म सनाउल्लाह भी फर्दे जुर्म आयद नहीं होने देते। फर्दे जुर्म आयद हो तो ट्रायल आगे चले। हम्म अब मैं वापस आऊंगा कि नवाज शरीफ का केस, नवाज शरीफ तो भाग गए हम यहाँ से। अब वो हम्म अपीलें सुनी जानी है। वो हम्म हाई कोर्ट में जब तक अपीलें फाइनल नहीं होती, सुप्रीम हम्म कोर्ट तक कंप्लीट नहीं होती, हम्म पैसे आ नहीं सकते ना कानून के, कानूनी तौर पर। बिल्कुल कि बिल्कुल। जब सस्पेंड हो जाए तो पैसे तो नहीं आप जजमेंट जब तक हम्म फाइनलिटी की तरफ ना ले जाए। हम्म हमारे यहाँ कोई शाह सलमान वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ तो यहाँ तो या तो होना चाहिए कि 30 दिनों के अंदर अपील भी हम्म डिसाइड हो जाए, सुप्रीम कोर्ट भी हम्म, डिसाइड हो जाए। तो आम बिल्कुल। आदमी के लिए नाउमीदी की बात नहीं है, ये हम्म कानून है, ये एक प्रोसेस है। दूसरा, हम्म मैंने आपके सामने फर्दे जुर्म आयद नहीं होने देते। उन सबको चाहिए फर्दे हम्म जुर्म आयद कराएं, डे टू हम्म डे ट्रायल की दरखास्तें दें, और कहें कि 30 दिनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड करें। नैब हम्म लॉ में लिखा हुआ है कि 30 दिनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड हो करना है। लेकिन हम्म वहां गया है, वो फिर बहाना बनाते हैं आकर। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको, देखिए जमानत हक है। हम्म जमानत अगर हो गई है, जमानत होने से या उसके ऑर्डर में लिख जाने से कि वो बंदा बरी तो नहीं होता। वो तो एक बिल्कुल। टेंटेटिव असेसमेंट है। फिर वो जमानत जब हाई कोर्ट से हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट कैंसिलेशन में बड़ा कम जाती है। हम्म और कैंसिलेशन ही था शहबाज शरीफ का केस, हम्म जिसमें बड़े बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया कि हार्डशिप के केसों में या मेडिकल ग्राउंड पे जमानत होगी। अब यहाँ जमानत से केस खत्म नहीं होता आम आदमी के लिए। हम्म होगा ये कि चाहते हैं ना तो जाके कहें ना ट्रायल कंक्लूड करे, जितने भगौड़े भागे हैं उन्हें हम्म पाकिस्तान में ले आए। और हम्म तभी लॉ, तो कानून ने तो हरकत में आना है। लेकिन हम्म कानून की मुंह शगाफियां या मेरे जैसा वकील या हम भी यही करेंगे ना। हम हम्म करेंगे कि ट्रायल जल्दी ना हो, शहादतें जाया हो जाए, बंदा हम्म भाग जाए, कोई हम्म गायब हो जाए, और उस हम्म तरह करके जानबूझ के हम डिले करेंगे इन चीजों को। हम्म। अच्छा सर, जैसे कि चीनी बहरान एक बड़ा पाकिस्तान की सियासत में एक शोर व गुल और हलचल मची। आपने, मैं भी उस वक्त कवर करता रहा हूँ, साकिब निसार साहब के दौर में गरीब काश्तकारों के हक के लिए आवाज़ उठाई, आपने फ्री उनका मुकदमा लड़ा। आप इनके जो शुगर माफिया है, इनकी अंदर की सारी बारीकियों को जानते हैं। तो सर अभी जो हुकूमत पाकिस्तान ने, वजीर आजम इमरान खान ने शुगर माफिया के खिलाफ जो इकदाम लिए हैं, जो फैसले किए हैं, आप उसको किस नज़र से देखते हैं कि आया गरीब अवाम को, गरीब काश्तकार को उसका हक मिलेगा? देखिए जी, मैं एक बात बता दूं, मैं गुज़श्ता 15 साल से ये कर रहा हम्म हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने 40 रुपया कीमत मुकर्रर की थी, और पीपल्स पार्टी के दौर में बिल्कुल। 140 रुपए किलो चीनी चली गई थी। हम्म मैं चीनी की कीमत मुकर्रर करने का कहता रहा, मैं इनके स्टॉक देखने की, किसी गवर्नमेंट ने हिम्मत नहीं की। हम्म क्रेडिट जाता है इमरान खान को बड़े लेवल के ऊपर। और बाकायदा जब शुरू में ये नैब ने कोई नोटिस लिया था तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि नैब को इंटरफियर अभी नहीं करना चाहिए। हम्म कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत वो मुकम्मल हो, हम्म फोरेंसिक ऑडिट हो। हम्म और वजह है कि वो जीआईटी का आपको पता है, आपको याद होगा, 2 जीआईटी तो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली जीआईटी ये पनामा वाले में, ये बिल्कुल। नैब के पास तब आया जब वो चीजें सारी मुकम्मल हो गई। हम्म इसी तरह फेक अकाउंट में, जो जारी अकाउंट था, हम्म चौधरी निसार ने रोका रखा था, उसमें भी जीआईटी कंप्लीट हुई थी। तो उसके हम्म बाद फिर कई सर। चीजें खुल के सामने आ गई थी। यहाँ भी यही रिक्वेस्ट की और यही किया कि वो काम सारा मुकम्मल हो गया, हम्म और चीजें सारी अब आगे चलना शुरू हो गई। और हम्म अब यहाँ
ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को कि ये मैं जो चीजें ढूंढना चाहता था, मैं कहता रहा कि हम्म, एक्सपोर्ट नहीं होती यहाँ पर, ये हम्म, जाती है अफगानिस्तान में और पड़ी रहती है पाकिस्तान के अंदर ही, फिर हम्म, शॉर्टेज पैदा की जाती है, वही चीनी फिर मार्केट में फेंकी जाती है, मिडिल मैन यहाँ पैसा बनाता है। ये वो सारे आर्गुमेंट है जो मैं बहुत पहले अभी हम्म, आपने एक्सपोर्ट में देख लिया कि इतनी एक्सल वाली गाड़ी के अंदर इतनी चीनी जा नहीं सकती, एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अब लेकिन लेकिन मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं करता। एक ही महकमे के पास, नैब के पास ये मामला रहना चाहिए था। अब जो कि एफआई आ गया, एफआईए की मैं नहीं समझता कि वो कैपेसिटी है, एससीसीपी भी मैं नहीं समझता। मैं कोई आप बता दें काबिल जिक्र मुसाबकती कमीशन पहले ही अपना कुछ नहीं कर सका, वो कार्टेल पे कुछ नहीं किया। सिर्फ एक महकमा है जो गालबन मैं समझता हूँ कि वो रिजल्ट देगा, वो महकमा आपका नैब का है। अब नैब को फौरी तौर पर ये मामला, जब वो सब्सिडी वाला मामला उठाएगा, सब्सिडी असल तो काम है कि पैसे जो आगे पीछे बनाए हैं, जो टैक्स चोरी किया है, तो नैब को ये पूरा मामला जाना चाहिए था। आज भी मैं गुजारिश करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ही, तो उससे देखें, एक तो याद रखिएगा रॉ जो चीनी है ना, वो 42 से 48 चले 55 रुपए तक भी अगर आप ले जाएं, तो रॉ चीनी अब एक इंपोर्ट करने की इजाजत होनी चाहिए। जब वो इजाजत होगी ना, तो ये कार्टेल नहीं बन सकेंगे। और ये कार्टेल यहाँ जो के बने हुए हैं, प्लान के साथ जाते हैं, चीनी मार्केट में निकालते नहीं है, और ये चीजें जब मार्केट में नहीं निकालेंगे तो तभी इश्यूज चीजें सामने आएंगी, और ये बहुत बड़ा स्कैम है। उसके बाद आपको पता है अपना गंदम के हवाले से, फिर आप आ जाए आईपीपीस के हवाले से, और मैं समझता हूँ जो मौजूदा पेट्रोलियम क्राइसिस है, इसमें भी इसी तर्ज की है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल। सर आखिरी सवाल आपसे, जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस से मुतल्लक सब बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस सामने रखे गए, दस्तावेजी शहादतें, ट्रांजैक्शंस, परचेजिंग, उनके जो टैक्स रिटर्न्स, लेकिन सर ऐसा लग रहा है बज़ाहिर के टेक्निकल बुनियादों पर और बड़े कोई टेक्निकल रास्ते तलाश करने की कोशिश की जा रही है। सर माजी में भी तमाम हलकों की जानिब से मुतालबा किया जाता रहा कि एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का नहीं होना चाहिए, एहतसाब हर इदारे का होना चाहिए। तो सर इस केस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो हर जगह होनी चाहिए, सियासतदानों की हो रही है, ब्यूरोक्रेट की हो रही है, फौज में अपने तय वो देख रहे हैं, कर रहे हैं, यहाँ भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी में इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहते हैं। अब वो ये सारे मामले को देख रही थी, बाकायदा शोकाज हो गया, काजी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने चैलेंज कर दिया। वो आज तक देखे ना, मनी ट्रेल तो बातें हैं पे लेकर नहीं आए, डिक्लेयर की नहीं है। और ये जरा केस थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है, पब्लिक ऑफिस होल्डर को अपने बच्चों और सबके असासे डिक्लेयर करने होते हैं, वो यहाँ डिक्लेयर नहीं किए गए, और बदनीति की बुनियाद पर इसको चैलेंज किया जा रहा है। फैजाबाद धरने से कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें एक जज थोड़ा था, 2 जजेस ने फैसला किया था। और दूसरा ये जजाते क्या, आज कोई झूठा रेफरेंस बताया, ये तो बहुत पहले की 2004, तो अपना गालबन 2004 के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें सारी जी सामने जी। आ रही हैं, जब वो जज बन चुके थे। अपना रिकॉर्ड में वो डेट में शायद गलत बता रहा हूँ आपको, लेकिन शायद 2004, 2003 में। 2008, 2012 सर। हाँ, ठीक है ना जी। अब जी इन जी। चीजों सबको सामने रख कर देख लें आप, तो बड़ा मुश्किल है। हमें एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर अगर जजेस की अकाउंटेबिलिटी नहीं इस तरह होगी, तो क्या नैब करेगा? क्या हम अदलिया की आज़ादी को मुतासर करना चाहते हैं? आपको याद होगा जिहाद ट्रस्ट और शरफ अफरीदी केस आ चुके हैं, उसमें जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से कहा कि हम करेंगे और अदलिया ने करना है। 18वीं तरमीम जब आई तो उसमें पार्लियामानी कमेटी का किरदार रख दिया गया, वो चैलेंज हुई। 19वीं तरमीम फिर आई और जी जी। बाकायदा जजेस तैनाती। अब जजेस के ये सारे प्रोसेस में, इंडिया में तो आपको पता है पार्लियामेंट करती है जज का इंसाफ बिल्कुल। जब निकालना हो। तो हमें यहाँ हाई स्टैंडर्ड रखने पड़ेंगे। और वैसे भी ये सारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि आईनी इदारा है, और वो 211 का बार अगर आप सामने रख लें, तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपनी एक राय है, फाइनल बिल्कुल। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है।
फारूक नसीम साहब बड़े आसान तरीके से, अच्छे तरीके से, वरना तो पड़ता है वो डिफेंसिव ही है ना, अटॉर्नी जनरल चले गए और ये सारी चीजें सामने हैं। उम्मीद है कि इनका मामला जो है वो प्रेसिडेंशियल काउंसिल में जाएगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अजहर सिद्दीक साहब। मुझे शफकत अली को और अजहर सिद्दीक साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।